So it's a kind of a remedial class. Okay, you can ask any questions to me at the end of this lecture, as well as the topics which you have mentioned in your responses. मैं इसमें थोड़ा सा बात करूंगा और उसके बाद अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप मुझे freely ask. Then you can ask me freely. Okay. So without wasting time, let us go forward. Okay. So let us discuss about the topic or the issues raised by the students to the online remedial coaching or online remedial mechanism. The first was scope of geology. I think Harshada Buddhe raised the scope of geology, isn't it? Yes, Harshada, sir. हाँ, thank you. तो स्कोप ऑफ जियोलॉजी एक्चुअली दो तरह का होता है। एक है कि हमारा जियोलॉजी की जो सब्जेक्ट्स है वो किस तरह से स्टडी करते हैं, उनके स्टडी में कौन से पार्ट्स आते हैं, ये एक तरह का स्कोप हो गया। बट मुझे ऐसा लगता है कि तुमने जो स्कोप पूछा है वो शायद करियर के संदर्भ में पूछा है। क्या मैं सही Yes, बोल sir. रहा हूँ? हाँ, Yes, sir. तो करियर के संदर्भ में अगर देखना चाहोगे तो आफ्टर जियोलॉजी थ्री फील्ड्स आर ओपन टू यू। फर्स्ट इज सेंट्रल गवर्नमेंट और अदर इज स्टेट गवर्नमेंट और तीसरा है प्राइवेट, दैट इज मल्टी इंटरनेशनल एंड नेशनल। इन सेंट्रल गवर्नमेंट यू कैन सी दैट जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ओके, जो कि एक्चुअली यूपीएससी करवाती है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करवाता है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड में। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में आप रिक्रूट होते हो एज अ जूनियर जियोलॉजिस्ट, वेयर एज सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड में आप रिक्रूट होते हो साइंटिस्ट बी। हर साल यूपीएससी इसका अपॉइंटमेंट्स निकालता है। वैकेंसीज वेरी करती है, कभी वो 200 होती है तो कभी 50, कभी 100, वेरी करता है, डिपेंड्स अपॉन द वैकेंसी। बट हर साल इसका एक जो है एडवर्टाइजमेंट निकलता ही है इन दोनों का। दोनों में अपॉइंट होने वाली पोजीशन ये क्लास 1 पोजीशन होती है। सो यू आर बीन अपॉइंट एज अ क्लास 1 ऑफिसर्स एंड यू आर ग्रेड पे और यू आर द पे स्केल इज आई थिंक इट इज लेवल 10 इन 7 पे। उसके बाद ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन है जो बहुत वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग में है। गेट स्कोर होता है, गेट स्कोर के थ्रू आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं और उनके खुद के स्पेशल ड्राइव्स भी होते हैं। देन वी हैव इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस ये स्पेशल रिक्रूटमेंट करती है एज अ जियोलॉजिस्ट। उसके बाद कोल फील्ड्स ऑफ इंडिया, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, अंडरटेकिंग है, और इसमें स्पेशल रिक्रूटमेंट्स होते हैं जियोलॉजिस्ट के। साथ ही में एटॉमिक मिनरल डायरेक्टरेट है जिसमें भी स्पेशल रिक्रूटमेंट होता है। एटॉमिक मिनरल डायरेक्टरेट ये यूरेनियम पे काम करती है या रेडियो एक्टिव मिनरल्स पे काम करती है। उसके बाद नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर्स है। जितने भी नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर्स है हमारे इंडिया में, वहाँ आप एज अ यू नो जियोलॉजिकल सेक्टर, जियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के लिए रिक्रूट किए जा सकते हैं। Along with that, there are many other minor, firms in central government where you can be appointed. जैसे कई सारी माइनिंग सेक्टर्स है जहाँ पे जैसे सिम्फर है, सेंट्रल ऑफ एनजीआरआईज है, नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, और ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ आप अपॉइंट किया सकते हैं। एट द सेम टाइम यू कैन बी एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर। ओके, आप नेट और पीएचडी करके असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो ये हो गया हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और सेंट्रल गवर्नमेंट्स के लिए स्कोप आपके लिए। उसके बाद हम देखते हैं स्टेट गवर्नमेंट का स्कोप। ओके, इन स्टेट गवर्नमेंट यू कैन ज्वाइन टू द ग्राउंड वाटर सर्वे एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये इसका रिक्रूटमेंट करवाता है एमपीएससी, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन। ओके, फिर आप अपॉइंट हो सकते हैं एज एन माइनिंग ऑफिसर इन डायरेक्टरेट ऑफ जियोलॉजी एंड माइनिंग। इसमें भी आपका अपॉइंटमेंट एमपीएससी करवाती है। फिर स्टेट से रिमोट सेंसिंग सेंटर होते हैं, उसमें भी आपका स्पेशल रिक्रूटमेंट हो सकता है। जितने जिला परिषद होते हैं वहाँ वाटर मैनेजमेंट बॉडीज होती है, उसमें भी आपका इन सर्टन केस में आपका अपॉइंटमेंट करवाया जा सकता है। ओके, so state government also offers you lots of appointments in their respective firms. उसके बाद प्राइवेट सेक्टर्स में अगर हम देखें तो नियर अबाउट ऑल ऑयल फील्ड्स रिक्वायर्स जियोलॉजिस्ट। जितने भी ऑयल फील्ड्स होते हैं वो जियोलॉजिस्ट रिक्वायर करते हैं। साथ ही में जितने माइनिंग सेक्टर्स है, ऑल माइनिंग सेक्टर्स रिक्वायर्स जियोलॉजिस्ट। ऐसा कोई भी माइनिंग सेक्टर नहीं है जहाँ पे जियोलॉजिस्ट रिक्वायर नहीं होंगे। ऑल ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट सेक्टर्स, ओके, नॉट वाटर ओनली, ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट सेक्टर्स, इन सब में आपको जियोलॉजिस्ट लगेगा ही लगेगा। एट द सेम टाइम जितने भी प्राइवेट रिमोट सेंसिंग सेक्टर्स है जो प्राइवेटली रिमोट सेंसिंग वर्क करते हैं, ओके,
उसमें आपका अपॉइंटमेंट होने का फुल स्कोप होता है। सो प्राइवेट सेक्टर कंपैरेटिवली बहुत वास्ट है, इट हैज़ अ वास्ट स्कोप फॉर यू। If you don't have interest in government, you can definitely opt for private, and private offers a lump sum salary to you. So it ultimately depends. You want to go for a government job or you want to go for a private job. Okay. So there is a lots of scope in central and private. तो मैं हर्षदा से बस एक डिस्कस करना चाहता हूँ कि हर्षदा, अगर आपको कोई इसमें इश्यू है तो यू कैन जस्ट टॉक टू मी अबाउट दैट। मतलब सबसे ज्यादा स्कोप गवर्नमेंट में होना चाहिए ना सर? हाँ, हाँ, देखो ऐसा होता है कि गवर्नमेंट में स्कोप तो होता है, बट आप जानते हैं कि गवर्नमेंट में वैकेंसीज़ कम होती है। लेकिन प्राइवेट में वैकेंसीज़ बहुत ज़्यादा हो सकती है क्योंकि इंडस्ट्रीज़ बहुत सारी है ना? तो डिपेंड कैसा करता है कि आपको गवर्नमेंट में सिक्योरिटी मिलती है जॉब की, प्राइवेट में सिक्योरिटी नहीं होता। लेकिन प्राइवेट में सैलरी ज़्यादा मिलने का स्कोप होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में सैलरी जो होता है वो फिक्स्ड होता है। एक लिमिट के बाहर बाहर वो बढ़ता नहीं है। बट हमारे लिए बेनिफिट की बात है कि हम सीधा क्लास 1 अपॉइंट होते हैं, ओके? हम क्लास 2, क्लास 3 के लिए नहीं काउंट किए जाते। आफ्टर एमएससी हमारा अपॉइंटमेंट जो है वो क्लास 1 पोस्ट के लिए ही होता है ना? तो 7th पे में आपका लेवल 10 में अपॉइंटमेंट होता है। लेवल 10 यानी इक्विवेलेंट टू क्लास 1 पोजीशन होती है ना? और कोई कन्फ्यूजन और कोई आपका मतलब कोई डाउट? नो सर। अगर आपको लगता है कि आपको ये जीएसआई का यूपीएससी कैसा कंडक्ट करता है, उसका सिलेबस कैसा होता है, उसके एग्ज़ामिनेशन कैसी होती है, तो आप एक क्वेरी डाल सकते हैं कि हमको जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और ग्राउंड सर्वे डेवलपमेंट जो भी है, उसकी यूपीएससी की जो एग्ज़ाम है, उसके बारे में हमको एक छोटा-सा लेक्चर लीजिए। तो आप क्वेरी डालिए, मैं उसका भी एक लेक्चर अरेंज कर सकता हूँ, है ना? ये जो यूपीएससी है, ये कैसे ऑर्गनाइज़ करती है आपके अपॉइंटमेंट के लिए, ओके? इसका ओके सिलेबस सर। कैसा होता है, इसका पेपर कैसा होता है ना? ये साल में कब होती है, ओके? और अगर आप इसको लेकर अभी से तैयारी करोगे तो ऑफ कोर्स आप जीएसआई के लिए क्वालीफाई कर सकते हो। मेरे काफ़ी सारे दोस्त जीएसआई जा चुके हैं। मैं खुद भी जीएसआई रिटर्न क्वालीफाइड हूँ, बट इंटरव्यू के बाद लिस्ट में नाम नहीं आया और अल्टीमेटली मैं यहाँ अपॉइंट हुआ। बट मैंने भी यूपीएससी दी है और क्वालीफाई भी हुआ हूँ। तो और मेरे कई सारे दोस्त जो है वो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन में भी है। मेरी एक काफ़ी खास दोस्त जो है वो डायरेक्टर ऑफ जियोलॉजी एंड माइनिंग में है। वो असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर है। काफ़ी सारे दोस्त जीएसडीए में हैं। तो बहुत सारे अपॉर्च्युनिटीज़ हैं आपके लिए ना। आपको बस कोशिश करनी पड़ेगी और ध्यान लगाना होगा। सो द नेक्स्ट इश्यू वाज़ गैलेना क्लास ऑफ आइसोमेट्रिक सिस्टम। सो गैलेना क्लास को लेकर मैं काफ़ी शॉर्ट में आपको बताना चाहता हूँ। इसमें जो होती है ये तीनों एक्सिस समान होती है और इसीलिए इन तीनों को हमने A1, A2 और A3 कहा गया है, ओके? इस आइसोमेट्रिक सिस्टम के सारी जो प्रॉपर्टीज़ है वो गैलेना नाम का मिनरल शो करता है। इसलिए इसको बोला गया है कि नॉर्मल क्लास जो है इसका वो गैलेना है। गैलेना इज़ अ मिनरल। गैलेना से लेड नाम का एलिमेंट मिलता है। सारी एक्सिस परपेंडिकुलर है और सारी एक्सिस बिल्कुल समान है लेंथ में। इसीलिए इससे बनने वाले जो क्रिस्टल्स होते हैं वो बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही सिस्टमैटिक होते हैं। देखिए मान के चलिए कि आप आपके एक्सेस सिस्टम को यहाँ से देख रहे हैं। तो जो आपके करीब वाला A1 का कॉर्नर है वो पॉजिटिव एंड होता है और A1 का जो अपोजिट जो पीछे वाला कॉर्नर है वो नेगेटिव एंड होता है। आपकी जो राइट वाला कॉर्नर है वो पॉजिटिव एंड है और आपकी जो लेफ्ट वाला कॉर्नर है वो नेगेटिव एंड है। आपका जो टॉप वाला कॉर्नर है वो पॉजिटिव एंड है और आपका जो डाउन वाला कॉर्नर है वो नेगेटिव एंड है। इसके बाद हम देखते हैं सिमेट्री एलिमेंट्स। गैलेना क्लास में नियर अबाउट 13 एक्सिस ऑफ सिमेट्रीज है। 9 प्लेन ऑफ सिमेट्री और 1 सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब ये 13 एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होते हैं? ये वो एक्सिस है कि जिसके अलावा अगर आपने क्रिस्टल को होल्ड किया और आपने क्रिस्टल को रोटेट किया, ओके, आपके हाथ में आपने उसको 360 डिग्री रोटेट किया, आप कोई भी एक फेस चूज़ कीजिए। मान के चलिए आपने कोई एक फेस चूज़ कर लिया, तो वो फेस और उसके जैसे ही बिल्कुल समान और जितने फेस होंगे वो रिपीट होंगे। अगर रिपीट होते हैं, तो वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री हुई और अगर आपका फेस जो है वो रिपीट नहीं होता तो वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं हुई। मान के चलिए कि आपने क्यूब को ऊपर से पकड़ा और आपने क्यूब को रोटेट किया। तो मुझे बताइए जो चौकोन वाला फेस है वो कितने बार रिपीट होगा पूरे एक सर्कल में? कोई आंसर बता सकता है मुझे? आपको मेरा क्वेश्चन समझ में आया?
नहीं सर, एक बार। देखो आपने क्यूब को पकड़ा, ठीक है, इस तरह से, और हाँ। आपने, अब मेरा हाथ दिख रहा है ना? हाँ सर। आपने अब उस क्यूब को क्या किया, घुमाया अपने हाथ में 360 डिग्री, यानी पूरा एक गोल, ठीक है। अब मुझे बताओ, तो आपको जो चौकोन दिखता है, फेस फेस तो चौकोन है ना, तो हाँ। आप जब इसको रोटेट करोगे तो कितने बार चौकोन आपके सामने घूमेगा? सोचो। एक। पहला वाला एक, उसके बाजू वाला फिर से आएगा, हाँ। उसके पीछे वाला भी फिर से आएगा, और इधर वाला भी फिर से आएगा। तो ऐसे टोटल हाँ। आपके सामने 4 बार ये चौकोन आएंगे एक एक टोटल राउंड में। सही है? हाँ। क्योंकि सारे फेस तो समान है ना, सारे फेस चौकोन है। तो ये चौकोन जो है या स्क्वायर जो है वो 4 बार रिपीट होगा। इसीलिए हाँ जिस सर। अलोंग तुमने पकड़ा है उसको, उस एक्सिस को कहा जाता है फोर फोल्ड सिमेट्री। यानी इस एक्सिस से पकड़ने के बाद आपका जो फेस है वो 4 बार रिपीट होता है। अब ऐसी एक्सिस पकड़ो जिसके अलोंग अगर आपने फेस उसको पकड़ा, और अगर आपका कोई भी एक फेस जिसको आपने कंसिडर किया है वो 3 बार रिपीट हुआ, तो ऐसे केस में आप उसको बोलोगे थ्री फोल्ड सिमेट्री। और ऐसा फेस जिसके ऐसा एक्सिस जिसके अलोंग अगर आपने पकड़ा और केवल आपका फेस 2 बार रिपीट हुआ, तो आप उसको बोलेंगे टू फोल्ड सिमेट्री। अब यहाँ आपको फिगर में दिख रहा है ट्रायड, डायड और टेट्रायड दिख रहा है क्या? देखो फिगर में लिखा हुआ है TRID, DID, TETRAD, दिख रहा है? हाँ। हाँ सर। हाँ, तो ये ट्रायड मतलब 3, डायड मतलब 2, टेट्रा मतलब 4। यानी वो जो दिख रही लाइन, उस लाइन के अलोंग अगर आपने क्रिस्टल को पकड़ा और आपने क्रिस्टल को घुमाया, तो आपका फेस जो है 4 बार रिपीट होगा। सही है? ट्रायड के हाँ। अलोंग पकड़ा तो 3 बार रिपीट होगा, और डायड के अलोंग पकड़ा तो 2 बार रिपीट होगा। ठीक है? समझ गया? हाँ सर। अब देखिए 9 प्लेन ऑफ सिमेट्रीज। ये 9 प्लेन ऑफ सिमेट्री क्लियर क्लियर नजर ही आ रही है। आप देखो 9 प्लेन ऑफ सिमेट्रीज है, लाल नीली देखो। ये वो है कि वो प्लेन जिसके अलावा अगर आपने उसको काटा तो जो अपने क्रिस्टल है वो 2 इक्वल हाफ में टूटेंगे। सही है? तो हाँ। ऐसे कितने प्लेन है अपने पास, गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9। 2 प्लेन है जिसके अलावा आपने चाकू से अगर उसको काटा तो वो एग्जैक्टली 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाता है। और वन सेंटर ऑफ सिमेट्री तो आप देख ही पा रहे हो कि बरोबर केंद्र में एक बिंदु है जो सेंटर ऑफ सिमेट्री है। हाँ। सेंटर ऑफ सिमेट्री का डेफिनेशन ये है कि उसके दोनों एंड में समान चीज होनी चाहिए। अगर एक एंड में कॉर्नर है तो उसके अपोजिट एंड में भी कॉर्नर होना चाहिए। है? एक बिंदु की हाँ। साइड में जाओ तो एक कॉर्नर है, और उसके अपोजिट साइड में जाओ तो भी एक कॉर्नर मिलेगा आपको। ठीक है? दिस वाज अबाउट द सिमेट्री एलिमेंट्स। फिर देखते हैं फॉर्म्स। अब ये वेल नोन फॉर्म्स है, ठीक है। अब क्यूब तो आपने देख लिया, ये भी एक वेल नोन फॉर्म है जो हमारे क्रिस्टल आइसोमेट्रिक सिस्टम में मिलते हैं। तो जैसे पहला देखो ऑक्टाहेड्रॉन। ये ऑक्टाहेड्रॉन एक क्रिस्टल फॉर्म है। ये ऑक्टाहेड्रॉन इसलिए है क्योंकि इसमें 8 फेसेस है। ठीक है? इसमें भी सारे एक्सिस बिल्कुल समान लेंथ के और परपेंडिकुलर है। अब दूसरा वाला देखो, वो है ट्रायश ऑक्टाहेड्रॉन। दिख रहा है? ये नाम जो है वो ट्रायश ऑक्ट इसलिए गिरा क्योंकि ट्राई मतलब 3, ऑक्टा मतलब 8। 8 3 सा 8। 8 3 सा 24। माने इसमें कितने फेस है? 24 फेस है। इसीलिए इसका नाम गिरा है ट्रायस ऑक्टाहेड्रॉन। सही है? अब इसको देखो नीचे वाले को, इसका नाम है डोडेकाहेड्रॉन। अब डोडेकाहेड्रॉन क्यों? डो मतलब 2, डेका मतलब 10, 10 प्लस 2 कितना हुआ? 12। इसमें 12 फेसेस। हाँ। तो इसमें कितने फेसेस है उसके हिसाब से भी उनकी जो है नाम डिसाइड हुए हैं। और बहुत सारे ऐसे फॉर्म्स हैं, और ऐसे मैक्सिमम 48 फेसेस हो सकते हैं आइसोमेट्रिक सिस्टम में। 48 फेसेस का आपके पास एक फॉर्म हो सकता है जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। ठीक है? तो ये होते हैं फॉर्म। ऐसे फॉर्म में आपको जो है नेचर में क्रिस्टल्स मिल सकते हैं। फिर देखते हैं हम एग्जांपल इसके। देखो गार्नेट एक एक मिनरल है, सॉरी, हाँ गार्नेट एक मिनरल है, पायराइट भी एक मिनरल है, फ्लोराइड भी एक मिनरल है। आपको याद होगा हमने फ्लोराइड मिनरल सुना है मोहस स्केल ऑफ हार्डनेस में, याद है क्या आपको? टाल जिप्सम कैल्साइट, उसके बाद क्या था याद है आपको? याद है फ्लोराइड? नहीं। भूल गए आप लोग, मोहस स्केल ऑफ हार्डनेस में था टाल जिप्सम कैल्साइट फ्लोराइड एपेटाइट, याद है?
हाँ सर था, लेकिन वो पूरी लाइन याद नहीं है। हाँ, तो जो फ्लोराइड है ना, ये एक मिनरल है। तो ये जो है, ये क्रिस्टलाइज़ होता है आइसोमेट्रिक सिस्टम में। अब आप इसको देखो, ये जो इधर वाले को देखो, जो चमक रहा है चौकोन सा, क्यूब सा, वो पाइराइट है। अब मुझे बताओ, वो है एकदम परफेक्ट क्यूब? हाँ सर। एकदम परफेक्ट क्यूब है, नेचुरली अकरिंग है। अब ये क्यूब है क्योंकि ये आइसोमेट्रिक सिस्टम में क्रिस्टलाइज़ हुआ है। अब इसकी 13 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, 9 पिलर ऑफ सिमेट्री और 1 सेंटर ऑफ सिमेट्री है। इसकी तीनों एक्सिस समान है लेंथ में, और ये तीनों एक्सिस परपेंडिकुलर है। आप परपेंडिकुलरिटी देख ही सकते हो। इस कॉर्नर में देखो कैसे वो एग्ज़ैक्टली परपेंडिकुलर दिख रहा है, बिल्कुल चौकोन एकदम शार्प एज है उसका। तो ये सारी जो हाँ क्रिस्टल सिस्टम है, नेचर में मिलने वाले जो मिनरल्स हैं, उसी को लेकर ये सारी क्रिस्टल सिस्टम्स जो है वो डिज़ाइन हुई है। आने वाली जितनी भी आप सिस्टम पढ़ेंगे, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, मोनो, ट्राई, इन सभी के अलग-अलग मिनरल्स हैं, और उन्हीं मिनरल्स के आधार पे ये अलग-अलग तरह से जो है वो क्लासिफाई किए गए हैं। सो मुझे बताइए कि आपको कोई इसमें दिक्कत है आई है क्या? मैंने थोड़ा हिंदी में समझाया था कि आप लोगों को थोड़ा और अच्छे से समझें। कोई इसमें डाउट लग रहा है अब? रुखसार से बात करूँगा, ऐश्वर्या है, हर्षदा है, कोई आपको डाउट लग रहा है इसमें से कोई? नहीं सर, नहीं अभी सर। नहीं है। चलो ठीक है, देखो, ऐसा नहीं है कि आप लोग डाउट पूछिए तो ही आपके डाउट क्लियर होंगे और आप तभी आप आगे बढ़ोगे, याद रखो। क्योंकि ऐसा है, जॉब लगवाना है और खुद को अपॉइंट करवाना है, कहीं पे करियर बनाना है, तो आपको हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। अगर हार्ड वर्क नहीं करोगे तो आपका अपॉइंटमेंट और आपका जॉब का बहुत मुश्किल काम है ना? तो आपको जो है हार्ड वर्क करना पड़ेगा, और जितना जल्दी मेहनत करना चालू करोगे, उतना जल्दी आपको सक्सेस मिलेगा। जितना लेट मेहनत करोगे, उतना लेट आपको भागना पड़ेगा। और हम तो जानते हैं कि हमारे पास वक़्त कम होता है ना? एक समय के बाद हम भी थकेंगे, आप भी थक जाओगे, और फिर आपका करियर जो है वो बन नहीं पाएगा। इसीलिए समय है, वक़्त है, सोने से सोने पे वक़्त गँवाने के बजाय पढ़ाई करके वक़्त गँवाना, ठीक है? हाँ सर। यूनिट 1 को लेके अगर कोई डाउट है ना, तो आप मुझे फ्रीली पूछ सकते हो, ठीक है? बिल्कुल मैं फ्री हूँ, बिल्कुल अगर आपको लगता है तो आप मुझे पूछिए। इसके अलावा आपको कोई डाउट लगता है, आप बेझिझक पूछ लीजिए। कोई डाउट है आपको? हुँ? कोई नहीं, नो सर। इसके अलावा भी कोई डाउट होगा तो आप मुझे पूछ सकते हैं ना, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने जो पूछा या उसका ही डाउट होना चाहिए। इसके अलावा भी कोई डाउट है तो आप यू कैन जस्ट आस्क मी। है कोई डाउट? यस सर। नो सर, चलो वेरी अभी गुड। नहीं, अभी जब होगा तब पूछेंगे। हाँ, हाँ, जब भी होगा आपका, आपको आपको जो भी डाउट लगेगा, आप मुझे फ्रीली पूछिए, ठीक है? उस लिंक में डालिए, मैं उसको 1-2 दिन में देख ही लेता हूँ, उसके बाद में उसको व्हाट्सएप पे या इस तरह की कोई क्लास लेकर आपसे छोटा-सा इंटरेक्शन भी हो जाएगा। और देखिए, ज़रूरी नहीं है कि सब्जेक्ट को लेकर बात करो, आप उसके अलावा भी कोई भी ऐसा विषय बात कर सकते हैं जो आपके करियर के संदर्भ में हो, किसी एग्ज़ामिनेशन के संदर्भ में हो, नेट के संदर्भ में हो, यूपीएससी के संदर्भ में हो, एमपीएससी के संदर्भ में हो। आप अगर चाहोगे तो मेरे कुछ दोस्त हैं अच्छे, जो अच्छी-अच्छी पोज़ीशन पे हैं, मैं उनको भी आपसे इंटरेक्ट करवा सकता हूँ, है ना? जैसे मेरी दोस्त है, एक लड़की है तक्षशिला, जो डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर है, मैं उससे भी आपकी बात करा सकता हूँ। वो आपको बताएगी कि उसने कैसे एमपीएससी क्वालीफाई की, है ना? बताएगी कैसे उसने पढ़ाई की, है ना? तो ठीक है फिर, थैंक यू वेरी मच, है ना? मैं क्लास को क्लोज़ करता हूँ। थैंक यू।